Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we'll discuss about the judiciary of India. So first, Maluka IAS आप सब लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज 2025 विद मेंटरशिप, जिसमें 64 टेस्ट है, 34 प्रीलिम्स और 30 आपके मेंस के हैं। 15,000 प्लस एमसीक्यूज हैं, टॉपिक वाइज दिए हैं। दैट इज द सेल्फ प्रैक्टिस बिफोर टेस्ट, काफी काम आ सकते हैं आपकी प्रिपरेशंस के अंदर, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। इसके साथ में इंग्लिश हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, अपनी प्रेपरेशन को शार्प कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जो है, जिन्होंने ये कहा है कि जो जुडिशरी है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो गरीब लोग हैं वो आज भी कोर्ट जाने से डरते हैं। ठीक है, तो ये कहा है कि तो जुडिशरी के अंदर गरीब लोगों को ये लगता है कि शायद उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा, इसलिए वो कोर्ट की तरफ जाने से परहेज करते हैं, वो नहीं जाते। इसके साथ में ये भी कहा है कि जुडिशरी में जो डिलेज होते हैं हीनियस क्राइम्स के अंदर, उससे भी जो कॉमन मैन है उसको ये लगता है कि उसको असली न्याय नहीं मिल सकता। राइट, सो एक ये कॉन्फ्रेंस थी, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ जस्टिस और साथ में जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे ये बैठे थे, जहां पे बात हुई है। तो इसमें अगर न्यूज में यही कहा गया था कि द्रौपदी मुर्मू, जो आपने देखा होगा पहले भी कई बार जुडिशरी को लेकर के कई सारी बातें ये कह चुकी हैं, ओपन मंच पे इन्होंने कई कुछ कहा है। उसी के साथ में इस बार भी इन्होंने सिंपली कहा कि जो पुअर लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं जुडिशरी को की चीजें लेकर के, या फिर वो कोर्ट को अप्रोच भी नहीं करते। उनको यही लगता है कि हाँ, एक तो पैसे भी वेस्ट होंगे, दूसरा समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, और हो सकता है कि उन्हें प्रॉपर जस्टिस भी ना मिले, इससे वो दूर भागते हैं। तो इन्होंने ये माना है कि ये जो इशू है वो एक तरह से ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा जाता है इसको। दैट इज ब्लैक सिंड्रोम, मतलब ब्लैक कोट सिंड्रोम एक ऐसी चीज जो कि गरीबों के लिए लगती है। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिया में अगर आप देखा जाए तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, यानी हमारे पास जो लॉज सेंटर से हैं वही स्टेट में भी लगते हैं। अमेरिका जैसा यहाँ कुछ नहीं होता कि वहां पे स्टेट जुडिशरी अलग है और जो सेंट्रल जुडिशरी है वो अलग होती है। हमारे यहाँ पे एक ही सिस्टम चलता है। आप एक बार किसी कोर्ट में जुड़ गए तो आप सीधा उसी कोर्ट में सीधा आप सुप्रीम कोर्ट तक भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर का बैलेंस है वो तीन ऑर्गन्स में पावर्स को बेसिकली चैनलाइज किया है, जिसमें एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मेनली काम कानून बनाना है और एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है उन सारे लॉज को आगे जाकर के इम्प्लीमेंट करना। राइट, सो इसमें जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना, यानी उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो जुडिशरी एक ऐसे अगर देखा जाए तो बाकी एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनसे, उनकी इंटरफेरेंस से इसको अलग भी रखा जाता है। जैसे आर्टिकल 50 है, तो आर्टिकल 50 लगातार ये कहता है कि देयर शैल बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, दोनों के बीच में अलग अलग होना चाहिए, और जुडिशियल डिसीजन जो है उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और एक तरह से जो बाकी लोग हैं उनको एक इंटरफेरेंस नहीं माना जाना चाहिए। राइट, अब देखिए मेनली जो जजेस हैं उनको ये भी कहा जाता है कि दे आर बेसिकली परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर। ना तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत है, ना तो उन्हें से किसी से लाभ लेने की जरूरत है। वो सिंपल अपनी ड्यूटीज करें, जिस ड्यूटी के बेसिस पे वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। अब आप मानते हैं कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इनको न्यायाधीश कहा जाता है, न्यायमूर्ति कहा जाता है। तो जो आपको न्याय देता है उसको सिंपल हम उसका कंपैरिजन भगवान से करने लग जाते हैं कि भाई भगवान है। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी जज को देखोगे वो आपके सामने बैठा है और आपको ये विश्वास है कि ये जो जज है ये मुझे न्याय देगा, तो न्याय देगा मतलब कि ही इज लाइक अ गॉड। ठीक है, वो भगवान की तरह ही है। तो ऐसे में इनका बिना किसी फियर और बिना किसी फेवर के काम करना जरूरी है। तो दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अगर भारत में जुडिशियल सेटअप्स को देखा जाए तो सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे तालुका कोर्ट जिनको कहा जाता है, ये सब डिविजन्स के लेवल पे होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद जो ऊपर वाला कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी अलग अलग जगह बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ी ज्यादा पावर्स होती है। इसके ऊपर किसी स्टेट में या दो तीन स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। उस हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस उस पूरे स्टेट के होंगे, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर अपेक्स पॉइंट पे है, दैट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर का कोर्ट है, ठीक है। और यहां से आप देख रहे होंगे तो ऐसे एक ही लाइन में सारे ऊपर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, राइट। अब पावर्स के केस में देखा जाए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे सिविल और क्रिमिनल नेचर के मामले ज्यादातर चले जाते हैं, ठीक है। काफी छोटे मामले होते हैं जिनमें सजा का प्रावधान भी कम होता है, ऐसे मामलों को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भेजा जाता है। उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसे केसेस डाले जाते हैं, ठीक है, जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के ही होते हैं, लेकिन इनमें जो जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ा केस ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, ऐसे केस जाते हैं, ठीक है। अपील्स की जा सकती है, जैसे लोअर कोर्ट में, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी को मान लो जो डिक्री आई है या डिसीजन है कोर्ट का वो ठीक नहीं लगा, तो उसको वो चैलेंज कर सकता है अपर कोर्ट के अंदर, अपील्स भी जाती हैं। इसके साथ में जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर फिर हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट क्या करते हैं, ये सुपर इंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो। जितने नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है और ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सुपर इंटेंडेंस, ये सब कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। और हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो सुप्रीम वो और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के अंदर एक तो ये है कि लोअर कोर्ट से अपील आती है, दूसरा ये एडमिनिस्ट्रेशन और सुपर इंटेंडेंस और कंट्रोल का काम करते हैं। इसके साथ में जो भी स्टेट से रिलेटेड जो जुरिस्डिक्शंस है, जो उस पूरी जुरिस्डिक्शन में केसेस हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि हाई कोर्ट क्या करता है, कुछ रिट्स इशू करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट है बेसिकली, ठीक है, उसको आर्टिकल 226 में कुछ रिट्स जो है वो उनको लगा सकता है, उनको इशू कर सकता है। जैसे ये रिट्स अगर आप देखोगे, हैबियस कॉर्पस, मंडमस, सर्शरारी, कोवरेंटो, ठीक है, प्रोहिबिशन, ये कुछ रिट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 एंड हाई कोर्ट अंडर द 226 आर्टिकल के थ्रू उनको भी इशू कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। इनके ऊपर जो हाई कोर्ट्स का कंट्रोल है वो सारा सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये पूरे हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो इनके जो डिसीजंस होते हैं, दे आर बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स, ठीक है। ये सारे सभी कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर तो ये सबसे अपेक्स बॉडी है, तो सबके ऊपर बाइंडिंग होगी। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, ये हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, अगर कोई हाई कोर्ट के अंदर कोई मान लीजिए कोई मामला है और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं उस केस को, वो अपने पास ला सकते हैं, ये जुरिस्डिक्शन इनके पास है। इसके साथ में, ठीक है, ये जो कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में ये सारा पावर फ्लोज अगर आप देखो तो ये सारा हमारा कोर्ट्स का है, राइट। बाकी अगर फंक्शंस अगर आप देखोगे इंडियन जुडिशरी के अंदर, सबसे पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। जुडिशरी मेनली क्या करती है, ये कोड लॉस को इंटरप्रिटेट करती है, स्पेसिफिक केसेस में डिस्प्यूट को सेटल भी करती है। क्रिएशन ऑफ जज मेड लॉस, तो इसमें ये भी कहा जाता है कि कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें जज क्या करता है, वो अपनी इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस पे, अपनी विजडम से वो देखता है कि केस में कौन कौन से लॉस लग रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पक्का है। सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करना, उसके बारे में बताना, या फंडामेंटल राइट्स का कोई अगर वायलेशन है उसका हो रहा है, तो उसी को कहा जाता है दैट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो कई सारे इसमें केस भी आया था 1973 में, जिसको केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है किसी चीज के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। सुपरवाइजरी फंक्शंस के अंदर अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, और एक प्रॉपर जुडिशियल कंडक्ट किया जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो कई बार प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देते हैं या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे में, ठीक है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के ऊपर रिक्वेस्ट किया, अगर एग्जीक्यूटिव कर दिया, तो उस केस के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में कोर्ट्स क्या करते हैं, ये नॉन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं, लाइक ग्रांटिंग लाइसेंस, एडमिनिस्ट्रिंग एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्संस, appointing receivers, registering marriages, appointing guardians for the minors and incapacitated individuals, special role in the federalism। अब देखो फेडरल सिस्टम के अंदर जहां स्टेट भी काम कर रही है, सेंटर भी काम कर रही है, तो चार तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट। तो इनमें कई बार क्या होता है कि स्टेट और सेंटर में डिस्प्यूट आ गया, या स्टेट और किसी और स्टेट के साथ डिस्प्यूट आ गया, तो ऐसे डिस्प्यूट्स का भी यहाँ पे जो फेडरलिज्म में चीजें हैं वो सारी कहाँ जाती हैं, जुडिशरी में जाती है, ठीक है। और देखा जाए तो अगर लूप होल्स देखें हमारी जुडिशरी में, तो केसेस इतने लंबे होते हैं, ठीक है, कि कई कई साल लग जाते हैं, डिलेज चल जाते हैं। कोई केस हो गया, ठीक है, किसी इंसान का काम चला है, पता चला वो 25 साल में उसकी डेथ हो गई, लेकिन अभी तक केस चल ही रहा है। तो ऐसे में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.7 करोड़ केसेस जो है ये वेरियस लेवल पे जुडिशरी में पेंडिंग है, राइट। इसके साथ में इनएडुकेट फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब बहुत सारे कम ऐसे कोर्ट्स हैं जहां पे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जहां पे बैठने को अच्छी जगह प्रॉपर नहीं है, जजेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जजेस की संख्या प्रॉपर नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिससे दिक्कत हो रही है, ठीक है। साथ में लिमिटेड यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, छोटे छोटे केस होते हैं, ये छोटे छोटे केसेस भी चले जाते हैं सीधा सीधा कोर्ट्स के अंदर। तो कोई अल्टरनेट डिस्प्यूट, कोई एड्रेस करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है प्रॉपरली, कि जहां पे जो बर्डन कोर्ट्स के ऊपर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। रिक्रूटमेंट डिलेज के अंदर जुडिशियल पोस्ट होती है, उनको भरा नहीं जाता अच्छे से। तो 21 जजेस पर मिलियन, यानी 10 लाख लोगों पे कितने जज है, 21, ठीक है। 400 वैकेंसीज तो हाई कोर्ट्स में मिलेंगी, 35% ऑफ पोस्ट आर वैकेंट इन दी लोअर जुडिशरी, तो लोअर जुडिशरी के अंदर भी वैकेंसीज हैं। और इन इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स जो है ये हायर जुडिशरी के अंदर कम मिलेगी, 15%, 1.7 मिलियन रजिस्टर्ड एडवोकेट्स बीइंग वुमेन, ठीक है, काफी कम मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ भी बहुत कम महिलाएं हैं, ठीक है, जो जजेस हैं, राइट। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना is set to become the Chief Justice of India for 36 days in 2027, ठीक है। तो 36 डेज के लिए बनेंगे ये चीफ जस्टिस, ओके। सो द इम्पैक्ट ऑफ दीज इश्यूज ऑन द ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी, सबसे पहले यही है कि भाई डिलेज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस में, ठीक है, रेजोल्यूशन के अंदर कई साल लग जाते हैं, डिकेड्स लग जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द जस्टिस क्वालिटी, ठीक है, तो जस्टिस तो जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है, फटाफट मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जस्टिस डिनाई करें तो फिर तब भी अगर आप देखोगे तब भी प्रॉपर वो जस्टिस नहीं माना जाता। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द लिटिगेशंस, ठीक है, तो और साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जब डिलेज बहुत सारे होते हैं, तो लाइक कोई एनवायरमेंटल केस है तो एनजीटी के अंदर जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था। बट अगर डिलेज होते हैं तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब क्या हो सकता है कि ई कोर्ट्स डेवलप किए जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए कोर्ट्स को, कहीं भी जाकर के लोग क्या कर सके, कोर्ट की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सके, अपना काम वगैरह उनको छोड़ के जाना ना पड़े, पेपर वर्क रिड्यूस करें, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। यूनियन बजट के अंदर 7,000 करोड़ जो है वो थर्ड फेज के लिए ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, राइट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फोकसिंग ऑन डेवलपिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट्स की बिल्डिंग बनाई जाए, डिजिटल कंप्यूटर रूम्स बनाए जाए, लॉयर्स के लिए लाइब्रेरीज बनाई जाए, हॉल्स बनाए जाए, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाए, अकोमोडेशंस अच्छी की जाए जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है इसमें ये है कि जुडिशियल वैकेंसीज जो है इनको अच्छी टाइमलाइन में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो। लेकिन आप देखते होंगे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। 2013 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी लाया गया था, जिसको बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि सिंपल ये कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को ही, ठीक है, एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है, वो अल्ट्रा वायरस है।
इस वजह से उसको भी फेंक दिया गया। ठीक है, और केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अगर इम्प्रूव किया जाए उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हर चीज पे चेक रख सकते हैं कि सिंपल कोई भी पर्सन हो उसके पास एक नंबर होगा, उसी नंबर से उसके सारे केस की जानकारी उसी के अंदर मिल जाएगी। कब अगली डेट है, कब हियरिंग है, कब क्या चल रहा है, पूरा सब कुछ वहां आ जाएगा। डेटा एनालिटिक्स और केस प्रोडिक्शंस में हम एआई को यूज कर सकते हैं। उसमें एआई भी एक नए नए, अगर आप देखोगे, केस के एंगल्स को शो कर सकता है, बता सकता है, राइट। पब्लिक लीगल एजुकेशन के अंदर लोगों में ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, रिड्यूस करना अननेसेसरी लिटिगेशंस को, और सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसको डेवलप करना, जिससे हम जुडिशरी के अंदर भी कई सारे रिफॉर्म्स को ला सके। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन है मेंस का जो आपको ट्राई करना है, इसको आप जरूर लिखिएगा, फायदा आपको काफी होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज द मंथली टू द पॉइंट मैगजीन। तो मलुका ये आप सबके लिए लेके आया है प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड मैगजीन, जिसमें बेसिकली डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स काफी इंक्लूड किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में आपको ये मिल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।